Hello everyone, welcome to Destiny Commerce Academy. So today first question is management of men is a challenging job. यानी कि मैनेजमेंट जो है वो मैन के लिए चैलेंजिंग जॉब किस तरीके से उसको एक्सप्लेन कीजिए। आपको ये एक्सप्लेन करना है, तो यहाँ पर आप जो एक्सप्लेन करोगे वो तभी एक्सप्लेन कर पाओगे जब आपने मैनेजमेंट के बारे में पढ़ रखा है, मैनेजमेंट में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं उनके बारे में आपने पढ़ रखा है। तो अगर वो सारे कंसेप्ट आपके क्लियर है तभी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे अच्छे तरीके से। तो देखिए इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, आफ्टर दैट हम आंसर लिखते हैं। सो आंसर लिखेंगे तो बेसिकली यहाँ पे लिखते हैं कि जो मैनेजमेंट है मेंस का करना वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है और वो चैलेंजिंग जॉब भी है। चैलेंजिंग जॉब किस तरीके से है, क्योंकि मैन जो है वो एक आपका डायनेमिक नेचर का पर्सन होता है, यानी कि जो पर्सन होते हैं वो सारे डायनेमिक नेचर के होते हैं। उनके जो टेस्ट प्रेफरेंस परसेप्शन चेंज होते रहते हैं ना, तो उनको मैनेज करना एक तरीके से क्या होता है, एक टिपिकल टास्क होता है। एंड द मैनेजमेंट ऑफ मैन ऑफ चैलेंजिंग टास्क बिकॉज डायनेमिक नेचर ऑफ पीपल, यानी कि हर एक जो पर्सन होता है उसका डायनेमिक नेचर होते हैं। कोई भी जो दो पर्सन होते हैं सिमिलर नेचर उसका नहीं हो सकता, यानी कि मेंटल एबिलिटी के थ्रू आप लगा सकते हो ट्रेडिशन, सेंटिमेंट्स, बिहेवियर, यानी कि सभी क्या चीज़ें मिलेगी, डिफरेंट मिलेगी। यानी कि एक मशीन की तरह से काम नहीं करता है मैन जो होता है वो क्या होता है, रिस्पॉन्सिव होता है, यानी कि जो भी आप बात बोलते हो उसका रिस्पॉन्स करते हैं, फील करते हैं, थिंक एंड एक्ट। दे कैन नॉट बी ऑपरेटेड लाइक अ मशीन, यही हमने अभी यहाँ पे डिस्कस किया है कि जो मैन होता है वो मशीन की तरह से नहीं होता है कि मशीन्स को जो आपने कमांड दे दी वही कमांड फुलफिल कर दी। जो एक ह्यूमन बीइंग है वो क्या होता है, रिस्पॉन्सिव नेचर का होता है, डायनेमिक नेचर का होता है। और यानी कि आप बोल सकते हो कि हर जो पर्सन होता है पर्सन टू पर्सन वरी करता है, हर एक पर्सन जो होता है वो डिफरेंट होता है अदर पर्सन से। Therefore need of a tactful handling by management personnel, इसलिए आपको एक टैक्टफुल का मतलब होता है युक्ति बनाने की ज़रूरत होती है कि किस तरीके से आप मैनेजमेंट को हैंडल करते हो, उसके रिगार्डिंग आप पॉलिसीज़ बनाते हो, रूल बनाते हो। यानी कि एक प्रॉपर मैनेजमेंट जो होता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एक प्रॉपर मैनेजमेंट हमारे लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हमारी मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है या अगर हमारी मैनेजमेंट अच्छी नहीं है तो हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ज़्यादा जो है वो प्रॉफिटेबल या फिर ज़्यादा ग्रो नहीं कर सकते। जब हमारी जो मैनेजमेंट है A1 है, मैनेजमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें हर एक जो काम करते हैं वो मैनेज करके करते हैं, हर एक जो राइट पर्सन टू राइट जॉब दी गई है, तो वहाँ से क्या होता है आपकी जो इफ़िशिएंसी है काम करने की वो इंक्रीज़ होती है। देखिए यहाँ पे बताया भी हुआ है कि अगर मैन पावर प्रॉपरली यूटिलाइज करता है, मैन पावर की आपके पास मैन पावर ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप उसका प्रॉपर यूटिलाइज करते हो, इट मे बी प्रूफ डायनेमिक मोटिव फोर्स रनिंग इंटरप्राइज ऑप्टिमम रिजल्ट आता है, ऑल्सो रिजल्ट एक्सेलरी फॉर मैक्सिमम इंडिविजुअल एंड ग्रुप सेटिस्फैक्शन इन रिलेशन ऑफ द वर्क परफॉर्म्ड। यानी कि जो भी परफॉर्मेंस की जाएगी आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी तरीके से की जाएगी। मैन पावर मैनेजमेंट इज मोस्ट क्रूअल जॉब बिकॉज मैनेजिंग पीपल इज द हार्ट एंड एसेंशियल ऑफ बीइंग अ मैनेजर। मैन पावर को जो है वो मैनेज करना एक आपका टिपिकल टास्क तो होता ही है, क्योंकि जो आपके लोगों को जब आप मैनेज कर रहे हो, लोग आपकी जो भी एम्प्लॉय होते हैं वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, वो ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप बिना एम्प्लॉयज़ के भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रन कर सकते हो। जो पीपल होते हैं वो ज़रूरी होते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और साथ के साथ उनका मैनेज करना भी थोड़ा सा टिपिकल रहता है। बट आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट करके चलते हो, ठीक है, और अगर आप प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट करके चलते हो तो वर्कर्स की जो वर्किंग इफिशिएंसी है वो भी इंक्रीज होती है, आपकी परफॉर्मेंस की भी इंक्रीज होती है और आपकी ऑर्गेनाइजेशन भी ग्रो करती है। तो यहाँ पे इसका इस तरीके से डिस्क्राइब किया जाएगा जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने रीड आउट किया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया गया है आपको, वाई स्टडी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, कि हमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की स्टडी क्यों ज़रूरी है। ओके, HRM जो हम HRM पढ़ते हैं ना, हम करके भी आए हैं, जो भी प्रीवियस जिन्होंने कोर्स परचेज कर रखा था उन स्टूडेंट को पता भी होगा। हमने डिटेल से HRM के बारे में पढ़ा है, डिटेल से हमने जाना है एक एक स्टेप के बारे में कि HRM हमारे लिए ज़रूरी क्यों होता है, HRM एंड HRD का डिफरेंस क्या होता है, तो सारा हमने सिलेबस के अंदर कवर अप कर रखा है।
सो यहाँ पर हम करते हैं, अभी क्वेश्चन वाइज हम कर रहे हैं, क्वेश्चन वाइज हम चल रहे हैं। तो हमारे लिए क्यों ज़रूरी होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट? ह्यूमन जो होते हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एसेट्स के तरह से होते हैं और उनका मैनेजमेंट करना ज़रूरी होता है। क्यों ज़रूरी होता है? टू वर्क विद पीपल इफेक्टिवली, यानी कि आप वर्क जो है वो इफेक्टिवली कर पाए, ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर पाए, एंड नॉलेज आप ऑब्टेन कर पाए आप ह्यूमन बीइंग की, और जहाँ पर आप काम कर रहे हो उस जॉब के रिगार्डिंग भी। At the same time, we have to aware of economic, technological, social and legal issues either facilitate or constrain our efforts to achieve organizational goal। यानी कि बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो आपके ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अफेक्ट भी करते हैं, बट एट द सेम टाइम आपको उन सब फैक्टर के बारे में अवेयर भी रहना चाहिए। तभी हम क्या कर पाएंगे, ह्यूमन रिसोर्स का जो मैनेजमेंट है वो प्रॉपर तरीके से कर पाएंगे। हर एक चीज़ के बारे में जब हम अलर्ट होंगे। विल पीपल हैव ऑलवेज अ सेंट्रल टू द ऑर्गेनाइजेशन। जो पीपल होते हैं वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेंट्रल होते हैं, या पे आप एक तरीके से मान सकते हो एसेट्स का काम करते हैं। जो एम्प्लॉय होते हैं, जो लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, वो क्या है, ऑर्गेनाइजेशन की एसेट्स है। टुडे दे हैव अज्यूम इवन मोर वाइटल रोल इन बिल्डिंग अ फर्म competitive advantage, पर्टिकुलरली इन नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्रीज। जैसे कि कुछ जो इंडस्ट्री होती है वो नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री होती है, जैसे कि सॉफ्टवेयर होगी, इंफॉर्मेशन सर्विसेज होगी, एंड उनकी जो सक्सेस है वो भी किस पे डिपेंड होती है, पीपल पे डिपेंड होती है। मशीनरी से आप काम करवा सकते हो, बट उसके लिए भी आपको कुछ एक लोगों की ज़रूरत होती है, और उन लोगों की ज़रूरत होती है तो उनका भी आपको मैनेजमेंट करना पड़ता है, जिसके अंदर इंक्लूड होते हैं नॉलेज, स्किल, एबिलिटी पीपल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन पोजेसेस। तो आपको ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, स्टार मार्क कर लो यहाँ से, आपकी इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा, नॉलेज, स्किल, एबिलिटी पीपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पॉसेस। नेक्स्ट देखिए, मैनेजमेंट एक्सपर्ट नाउ रियलाइज दैट की टू अ फर्म सक्सेस। यानी कि जो मैनेजमेंट जो एक्सपर्ट होते हैं उनको रियलाइज होता है कि अगर हम बात करते हैं कि एक होते हैं आपकी की कंपिटेंस होते हैं। की कंपिटेंस का मतलब होता है यहाँ पे जो आपके मेन इंपॉर्टेंट जो लोग होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो प्लानिंग करते हैं, स्ट्रेटजी बनाते हैं, वो भी ज़रूरी होते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि वो एस्टैब्लिश करते हैं। देखिए, फर्म सक्सेस बेस्ड ऑन एस्टैब्लिशिंग सेट ऑफ कोर कंपिटेंस आप एस्टैब्लिश करते हो। कंपटीशन क्या होता है यहाँ पे, आर इंटीग्रेटेड नॉलेज सेट विद इन अ ऑर्गेनाइजेशन। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है एकीकरण करना, या फिर एकीकृत आप बोल सकते हो। यहाँ पे नॉलेज का आप करते हो किसके साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ करते हो। और कंपटीटर से आप किस तरीके से आप अलग कर सकते हो, कंपटीटर को देख के आप किस तरीके से कस्टमर के अंदर वैल्यू क्रिएट कर सकते हो। तो ये सब जो आप करते हो, ये करते हो आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर। जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है, मैकडॉनल्ड्स हैव डेवलप्ड कोर कंपिटेंस इन मैनेजमेंट इफिशिएंसी एंड ट्रेनिंग। उनके वर्कर्स को इतनी अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई है, उनके जो मैनेजमेंट है उनकी इफिशिएंसी इतनी इंक्रीज है कि वो क्या करते हैं, वेल मेंटेन काम करते हैं। और जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं, मैनेजमेंट का जो रोल रहता है वो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल रहता है। ओके, तो इसलिए हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की स्टडी करते हैं, क्योंकि जो ह्यूमन रिसोर्स होते हैं वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एज अ एसेट्स होते हैं, और विदाउट ह्यूमन बीइंग हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फिर आपको थर्ड क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपका डिफरेंस भी पूछा गया है ये, और पेपर के अंदर भी पूछा जा सकता है, या अलग अलग डिस्क्राइब करना भी आ सकता है, आपका शॉर्ट आंसर में आ सकता है। लाइक जॉब डिस्क्रिप्शन को डिस्क्राइब कीजिए। यहाँ पर जो पर्टिकुलर मीनिंग है ना, आपको वो एज इट इज़ पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे बात करते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन की, तो जॉब डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है मेजर ऑफ जॉब को मेजर करना, जबकि जॉब स्पेसिफिकेशन का मतलब होता है मेजर ऑफ द जॉब होल्डर को मेजर करना। दोनों का डिफरेंस लर्न कर लेना। यहाँ से अपने जो नोट्स बना रहे हो उसके अंदर आप मेंशन ज़रूर कर लेना। जो भी मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रही हूँ आपको, आप उसको देखिए कि हम किस तरीके से उन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर पा रहे हैं, और किस तरीके से हम जो है उसका डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं।
नेक्स्ट देखिए डिफरेंस यहाँ पे, जॉब डिस्क्रिप्शन जो होता है उसके अंदर क्या होगा, जॉब डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या हुआ, डिस्क्राइब करना। यहाँ पे आप जॉब के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हो, यानी कि समरी ऑफ ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जॉब। जबकि जॉब स्पेसिफिकेशन की जहाँ तक बात करते हैं, स्पेसिफिकेशन के अंदर आ जाएगा स्टेटमेंट ऑफ क्वालिटी और क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड टू अ जॉब होल्डर। एक जॉब होल्डर को क्या क्वालिटीज और क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती है कोई भी पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए, दैट इज कॉल्ड अ जॉब स्पेसिफिकेशन। नेक्स्ट देखिए, जॉब डिस्क्रिप्शन टेल व्हाट इज टू बी डन एंड व्हाट इज नेचर ऑफ जॉब। जबकि अगर जॉब स्पेसिफिकेशन की हम बात करते हैं तो ये हमें बताता है व्हाट एट्रीब्यूट नीडेड, यानी कि क्या एट्रीब्यूट नीडेड है एक पर्सन को उसकी जॉब हैंडल करने के लिए। जॉब डिस्क्रिप्शन हेल्प करता है किसी भी कैंडिडेट को समझने के लिए, यानी कि जॉब के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, क्या ड्यूटीज़ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कि हेल्प करती है आपके गोल को अचीव करने के लिए, जो भी पर्टिकुलर आपको गोल दिया जाता है। जॉब डिस्क्रिप्शन असिस्ट द मैनेजमेंट इन अप्रेजल द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज़, यानी कि बाद में आपकी असिस्ट यानी कि हेल्प करती है कि आपकी परफॉर्मेंस को जज करने के लिए। तो यहाँ पर हमने किया है डिफरेंस किया है जॉब डिस्क्रिप्शन का और जॉब स्पेसिफिकेशन का। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट आर गोल ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, यानी कि क्या गोल होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल का। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि परफॉर्मेंस अप्रेजल होता क्या है। तो लिख लीजिए परफॉर्मेंस अप्रेजल के बारे में, मैं लिखवा देती हूँ आपको यहाँ पे। देखिए, द रेगुलर रिव्यू ऑफ एन एम्प्लॉयज जॉब परफॉर्मेंस and overall contribution to company, यानी कि रिव्यू होता है जॉब के बारे में, रेगुलर रिव्यू होता है कि एक एम्प्लॉय ने क्या जॉब परफॉर्मेंस की है और ओवरऑल कंपनी को क्या कंट्रीब्यूट किया है उसके बारे में बताया जाता है आपको परफॉर्मेंस अप्रेजल में। यानी कि परफॉर्मेंस का अप्रेजल का मतलब होता है मूल्यांकन करना। तो यहाँ पर बेसिकली गोल क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले आपको इसके बारे में पता चल गया ना परफॉर्मेंस अप्रेजल, क्योंकि सबसे पहले तो हमें टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए कि क्या टॉपिक हमसे पूछा गया है। आइए अब इसका हम आंसर देखते हैं। आंसर के अंदर क्या बताया गया है आपको, रिकॉग्नाइज द एफर्ट्स, देखिए 1 मिनट, रिकॉग्नाइज द एफर्ट्स एंड कंट्रीब्यूट ऑफ करंट स्टाफ, यानी कि करंट स्टाफ का क्या एफर्ट्स लगाया जा रहा है, क्या कंट्रीब्यूट किया जा रहा है, वही हमने बात की है ना। एंड नेक्स्ट दे रखा है रिवॉर्ड स्टाफ विद कंपनसेशन डायरेक्टली लिंक्ड टू परफॉर्मेंस, यानी कि जो भी रिवॉर्ड दिया जाए, कंपनसेशन दिया जा रहा है वो डायरेक्टली आपका लिंक होता है परफॉर्मेंस से, यानी कि आपने कैसा परफॉर्म किया उसके अकॉर्डिंग ही आपको कंपनसेशन दिया जाएगा। मोटिव स्टाफ टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस, ओरिएंटेड स्टाफ टूवर्ड अ गोल अचीवमेंट, कि क्या आपकी गोल अचीवमेंट रही है, क्या आपने गोल अचीव किया है। रिटेन की एम्प्लॉय थ्रू द यूज ऑफ द कम्पिटिटिव कंपनसेशन प्रोग्राम, अट्रैक्ट क्वालिटी एम्प्लॉयज़ विद इफेक्टिव परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि अट्रैक्ट करना क्वालिटीज़ एम्प्लॉयज़ को अट्रैक्ट करना कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जो है वो क्वालिटी एम्प्लॉयज़ अट्रैक्ट हो। तो ये बता रखा है आपको परफॉर्मेंस अप्रेजल के थ्रू आप जो है वो गोल को किस तरीके से अचीव कर सकते हो, क्या क्या गोल होते हैं जिसको आप अचीव करते हो। सो नेक्स्ट दे रखे की एलिमेंट ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम इंक्लूड ऑफ द फॉलोइंग, क्या क्या की एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम के। अब फॉर्मल कंपनसेशन फिलॉसफी स्टेटमेंट होती है, यानी कि कंपनसेशन हमें किस एम्प्लॉय को कितना प्रोवाइड करना है। सैलरी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोग्राम, ये तो ऑब्वियसली जैसे परफॉर्मेंस करेगा वैसे उसकी सैलरी होगी। अब फॉर्मल ऑडिट, सक्सेस रेटिंग, ओवरव्यू एंड एनुअल और पीरियोडिक बेसिस विद डिस्क्लोज रिजल्ट टू अ मैनेजमेंट, यानी कि एक फॉर्मल ऑडिट की तरह, यानी कि एक फॉर्मल ऑडिट आप बोल सकते हो। सक्सेस रेटिंग, ओवरव्यू की किस एम्प्लॉयज ने कितना काम किया, कितनी परफॉर्मेंस किया, एनुअली पीरियोडिकली उनका जो भी रिजल्ट होता है वो डिस्क्लोज करना। नेक्स्ट देखिए फिर
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5th, डिस्कस द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस। यानी कि कौन से ऑब्जेक्टिव होते हैं जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को इफेक्टिवनेस बनाते हैं, इफेक्टिवली बनाते हैं, कौन कौन से बेसिस है, तो उन बेसिस ऑब्जेक्टिव की हम बात करेंगे, बेसिक ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे। देखिए, अगर हम बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, हम बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्स से हमारा क्या मतलब है, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग काम कर रहे हैं वही है ना, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स रेफर्स टू होल consisting of interrelated, interdependent and interacting physiological, सोशियोलॉजिकल एंड एथिकल कंपोनेंट, एंड अगेन एक्सप्लेन किया हुआ है उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। यानी कि यहाँ पे हो गया आपका ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स के अंदर सब कुछ आ जाएगा आपका। इंटर रिलेटेड किस तरीके से होता है, इंटर डिपार्टमेंट, ठीक है, इंटरेक्टिंग फिजियोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल, एथिकल कंपोनेंट्स। और फिर हम एक्सप्लेन अगर करते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को डिफाइन करते हैं, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट किस तरीके से डिफाइन होगा। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिफाइन एज द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के फील्ड में अगर हम डिफाइन करते हैं तो हम क्या क्या पढ़ते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग एज अ फंक्शन ऑफ प्रोक्यूरिंग, डेवलपिंग, मेंटेनिंग, यूटिलाइजिंग आ लेबर फोर्स। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट नोन बाय डिफरेंट नेम, यानी कि अलग अलग नेम से भी जाना जाता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट किस किस नेम से, पर्सनल मैनेजमेंट, मैन पावर मैनेजमेंट, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, स्टाफ मैनेजमेंट। तो ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि पेपर के अंदर आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ना देके पर्सनल मैनेजमेंट भी दे सकता है, मैन पावर मैनेजमेंट भी दे सकता है, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन भी दे सकता है। तो इस तरीके से आपको जो भी ये आपको बताए जाते हैं ना कि और किस नाम से जाने जाते हैं, तो ये आप अपनी नोट्स के अंदर मेंशन कर लिया करो, वहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट देखिए, बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस के। बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या क्या रहेंगे कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव अचीव करने होते हैं। नंबर 1, मेंटेन हाई मोरल एंड गुड ह्यूमन रिलेशन विद ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के साथ हाई मोरल मेंटेन करना। हाई मोरल का मतलब होता है यहाँ पे एथिक्स को आप फॉलो कर रहे हो, जो भी आपको सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, उसको आप जो भी टास्क परफॉर्म कर रहे हो आप मोरल वैल्यू को ध्यान में रख के कर रहे हो। ह्यूमन रिलेशन आपका यानी कि एक दूसरे के साथ जो भी बिहेवियर कर रहे हो अच्छा बिहेवियर है, तो गुड रिलेशन आप मेंटेन करके रख रहे हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसलिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हमारा ज़रूरी होता है, और इसका बेसिकली ये ऑब्जेक्टिव रहता है कि मेंटेन रहे हाई मोरल और गुड ह्यूमन बीइंग रिलेशन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है फिर आपका नंबर 2 इज टू हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन अटेन गुड बाय प्रोवाइडिंग वेल ट्रेन एंड वेल मोटिवेटेड एम्प्लॉय। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हेल्प होती है, यानी कि वेल ट्रेंड और वेल मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ प्रोवाइड करवाए ताकि वो गोल को अचीव कर सके। एंड मैक्सिमम इंडिविजुअल डेवलपमेंट ऑफ मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है उसकी क्या हो, उसकी ग्रोथ हो, उसकी डेवलपमेंट हो थ्रू द ट्रेनिंग एंड एडवांसमेंट। अब जैसे कि ट्रेनिंग प्रोवाइड करोगे तभी कुछ सीख पाएगा ना कोई भी एम्प्लॉय, कोई नया काम आया, कोई नई टेक्नोलॉजी आई है, उसको आप सिखाओगे तो आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो ट्रेनिंग प्रोवाइड करोगे तो डे बाय डे जो है वो एम्प्लॉयज में इंप्रूवमेंट आती रहेगी। हर एक इंडिविजुअल की ग्रोथ करना, हर एक इंडिविजुअल की डेवलपमेंट करना, मेंटेन करना क्वालिटी लाइफ एंड इंटीग्रेशन ऑफ ऑल इंडिविजुअल एंड ग्रुप विद द ऑर्गेनाइजेशन बाय द रिकाउंसलिंग इंडिविजुअल। तो यहाँ पे ये आएगा कि आप क्या कर रहे हो, एक तरीके से सिक्योर कर रहे हो सभी इंडिविजुअल को, या जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो काम कर रहे हैं उनको एक सिक्योरिटी पर्पस प्रोवाइड करना, या फिर आप यहाँ पे लगा सकते हो। देखिए, अगर हम बात करते हैं 1 मिनट, यहाँ पे आएगी इंटीग्रेटिंग का मतलब आएगा एकीकरण, और रिकाउंसिल का मतलब आएगा मिलान। ओके, नेक्स्ट देखिए 6 पॉइंट इज टू हेल्प मेंटेन एथिकल पॉलिसीज एंड बिहेवियर इनसाइड एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। आपके ऑर्गेनाइजेशन के इनसाइड भी और आउटसाइड भी जो एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर है वो क्या रहे, अच्छा रहे, एथिक्स को मेंटेन करे, एंड जो भी रूल रेगुलेशन बनाए हुए हैं उनको फॉलो करे। ये नहीं है अब जैसे कि मान लीजिए कोई भी जो एम्प्लॉय है वो अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जा रहा है, वहाँ पे जैसा बिहेवियर कर रहा है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को शो कर रहा है वहाँ पे। 7 पॉइंट इज recounting and
सेटिस्फाई इंडिविजुअल नीड एंड ग्रुप गोल बाय ऑफरिंग अप्रोप्रिएट मॉनिटरिंग एंड नॉन मॉनिटरिंग इंसेंटिव, यानी कि मॉनिटरिंग होता है आपकी मनी की फॉर्म में जब आप इंसेंटिव प्रोवाइड करते हो, और नॉन मॉनिटरिंग होता है नॉन मनी की फॉर्म में इंसेंटिव प्रोवाइड करना। मैनेजमेंट इज प्रीमियरली डीलिंग विद द ह्यूमन बीइंग एंड इट्स प्रॉब्लम, जो मैनेजमेंट है वो डील करता है ह्यूमन बीइंग के साथ और उसकी प्रॉब्लम के साथ। बट इट इज़ नो डाउट मैनेजमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ पीपल नॉट द डायरेक्शन ऑफ थिंक, यानी कि लोगों की डेवलपमेंट करता है, सिर्फ आपको डायरेक्शन नहीं देता है। तो ये कुछ बेसिक ऑब्जेक्टिव्स थे जो कि हमने रीड आउट किए हैं। आप बोल सकते हो यहाँ पे कि बेसिक ऑब्जेक्टिव हमने पढ़े हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर तो कुछ ये पॉइंट्स है, पॉइंट्स बना के अगर आप लिख के आते हो तो ज़्यादा इंप्रेसिव लगता है, जो एग्जामिनर है उसके लिए भी इजी रहता है कि एक पैराग्राफ में पढ़ना एक पॉइंट, जहाँ पर आप ऑब्जेक्टिव हो गए, फीचर्स हो गए, लिमिटेशन होगी, इनको ट्राई करो कि आप पॉइंट्स की फॉर्म में ही लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज एक्सप्लेन द रोल ऑफ ऑडिट इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी कि ऑडिट का क्या रोल होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर। अगर रोल की बात करते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल रहता है ऑडिट का। देयर इज अ नो लीगल प्रोविजन टू कैरी आउट ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट, कोई लीगल प्रोविजन नहीं है कि आपको ह्यूमन रिसोर्स की ऑडिट करने की ज़रूरत है, बट जो एम्प्लॉयर है वो वॉलंटरी यूज़ कर लेता है इस टूल को कि ह्यूमन रिसोर्स की ऑडिट करने के लिए, क्योंकि ऑडिट करने से आपको रिव्यू पता चलता है ह्यूमन रिसोर्सेज का, एंड रिव्यू पता चलता है, और यहाँ से आप चेक कर पाते हो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर परफॉर्मेंस कैसी है मैनेजमेंट की। तो यहाँ से आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलती है, काफ़ी सारा फीडबैक मिलता है। तो इसलिए जो ऑडिट होती है वो आपके लिए ज़रूरी है, और एम्प्लॉयर वॉलंटरी करवाते हैं, कोई लीगल प्रोविज़न नहीं है। रिसेंटली ईयर की अगर बात करते हैं, रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट हैड इंक्रीज ड्यू टू फॉलोइंग रीजन, क्या रीज़न है कि इसका जो रोल है वो इंक्रीज हुआ है, क्या क्या रीजन्स है। देखिए रीजन्स पढ़ते हैं हम वन बाय वन। Number one is now a trade union have more powerful, क्योंकि जो ट्रेड यूनियन है वो ज़्यादा पावरफुल है, एंड प्ले अ मोर एक्टिव रोल इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इसलिए ह्यूमन रिसोर्स की ऑडिट की हमें ज़रूरत रहती है। कोई भी चैलेंजेस आता है तो हम उसके रिगार्डिंग अवेयर हो जाते हैं। नंबर 2, रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट एसेंशियल ड्यू टू राइजिंग लेबर कॉस्ट, इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी फॉर कम्पिटिटिव एडवांटेज। लेबर कॉस्ट भी इंक्रीज हो गई है, और जो कम्पिटिटिव जो एडवांटेज है उसकी अपॉर्चुनिटी का पता करने के लिए भी हमें ज़रूरी होता है ह्यूमन रिसोर्स की ऑडिट करना, कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के जो ह्यूमन बीइंग है, जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, क्या उनको हमें ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। जो दूसरे कम्पिटिटिव जो फर्म है, क्या उन्होंने ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रखी है, नहीं कर रखी है। हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको कितना आता है, कितना और सिखाने की ज़रूरत है। तो ये सब पता करने के लिए हमें ऑडिट की रिक्वायरमेंट होती है। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट एम्प्लॉय इंटरेस्ट, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट intervenes more the activities of human resource management. Here audit of human resource is helpful for avoiding the intervention of the government, यानी कि अगर आप ऑडिट करते हो तो गवर्नमेंट की इंटरवेंशन से बचते हो या अवॉइड रहते हो। नंबर 4 इज, जैसे ही आपका जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो ग्रो होता है, उसको कंटिन्यू फीडबैक की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए भी आपको ऑडिटिंग की ज़रूरत होगी, आपको नेसेसरी हो जाता है आपको फीडबैक लेना एम्प्लॉय से, ह्यूमन से, या फिर जो भी एम्प्लॉयज़ आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं। ग्रोविंग proportion of technical professional and women employee create more difficult problem in human resources. Audit is required to tackle this problem. काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती है, टेक्निकल प्रॉब्लम भी हो सकती है, ऑफिशियल या फिर वुमेन एम्प्लॉयज़ के रिगार्डिंग, तो उनको सिखाने के लिए, समझाने के लिए, उनके जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं उसको टैकल करने के लिए ऑडिट जो है वो रिक्वायर है। अदर इंपॉर्टेंट रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट दैट इट इनक्रीज ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्रोफेशनलिज्म among member of HR departments and it improve professional image of the HR department, जिससे क्या होती है, हमारी जो प्रोफेशनल जो इमेज है HR डिपार्टमेंट की वो भी इंक्रीज होती है, गुडविल भी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट देखिए फिर हम डिफरेंस पढ़ते हैं। मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस रहेगा आपका, देखिए डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, आपको पता होना चाहिए ट्रेनिंग का और डेवलपमेंट का क्या क्या डिफरेंस रहता है। तो यहाँ पर बेसिकली अगर हम डिफरेंस की बात करते हैं दोनों के, तो देखिए डायरेक्टली हम यहाँ पे डिफरेंस में आ जाते हैं।
पॉइंट्स दे रखे हैं। ट्रेनिंग के अंदर जो फोकस किया जाता है वो सिर्फ फोकस किया जाएगा आपका करंटली जॉब के ऊपर फोकस किया जाएगा कि करंटली की जो जॉब है उस वो आपको परफॉर्म करनी आती है या नहीं आती है, उसके रिगार्डिंग आपको सिखाया जाता है। बट अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेवलपमेंट फोकस करता है बहुत करंट एज वेल एज फ्यूचर जॉब के रिगार्डिंग भी, कि फ्यूचर के अंदर क्या नई टेक्नोलॉजी आने वाली है उसके रिगार्डिंग भी जब आप सिखाते हो तो वो आ जाता है डेवलपमेंट के अंदर। नंबर 2 की अगर बात करते हैं स्कोप की, अगर बात करेंगे ट्रेनिंग का स्कोप जो होता है वो इंडिविजुअल एम्प्लॉय के लिए होता है, और डेवलपमेंट की जहाँ पे बात करते हैं तो डेवलपमेंट होगा आपका एंटायर या आपका वर्क ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन। नंबर 3 पॉइंट, ट्रेनिंग इज अ जॉब स्पेसिफिक एंड एड्रेस पर्टिकुलर परफॉर्मेंस डिफिसिट और प्रॉब्लम, यानी कि कोई भी, वही मैंने आपको बताया ना, ट्रेनिंग बताई जाती है कि जो भी आप पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने वाले हो ना उस जॉब के बारे में सिखाना, बताना, स्पेसिफिक एक स्किल को इंक्रीज करना होता है आपका ट्रेनिंग। और डेवलपमेंट की जहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे है कि वर्कर स्किल एंड वर्सिलिटी। वर्सिलिटी का मतलब होता है बहुत सारी स्किल जो है वो इंक्रीज करना, आपका ओवरऑल आपकी ओवरऑल ग्रोथ करना, वो होता है आपका डेवलपमेंट में। नेक्स्ट देखिए फिर नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, थर्ड पॉइंट हमारा हो गया। फोर्थ पॉइंट, ट्रेंड फोकस ऑन इमीडिएट ऑर्गेनाइजेशनल नीड, जो इमीडिएटली जो ऑर्गेनाइजेशन की नीड है उसको फिलफिल करती है, बट जो डेवलपमेंट होता है वो आपका लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट होता है। गोल की बात करेंगे, गोल ऑफ ट्रेनिंग इज फेयरली क्विक इंप्रूवमेंट ऑफ वर्कर परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट ओवरऑल एनरिचमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन रिसोर्सेज। तो ये कुछ बेसिक से डिफरेंस है आपके 1 to 5 आपके यहाँ पे डिफरेंस दे रखी है। तो सबसे पहले आपने ट्रेनिंग के बारे में बता देने की ट्रेनिंग क्या होती है, प्रोवाइड करवाई जाती है कोई भी स्पेसिफिक एम्प्लॉय को स्पेसिफिक स्किल्स सिखाने के लिए। और डेवलपमेंट की जहाँ पे बात करते हैं तो ओवरऑल ग्रोथ होती है, ओवरऑल एंटायर ग्रुप की हो सकती है, एंटायर ऑर्गेनाइजेशन की भी हो सकती है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को डिस्क्राइब करेंगे। नेक्स्ट देखिए फिर, नेक्स्ट है आपका 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन इज ब्रीफली ट्रेनिंग वर्सेस एजुकेशन। यहाँ पे हमने दोनों को एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे ये छोटे छोटे टॉपिक है बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इनका जो डिफरेंस है ना वो बहुत बार पूछा गया है आपके प्रीवियस पेपर के अंदर। जैसे कि यूजीसी नेट की हम बात करते हैं तो वहाँ पर भी बहुत बार पूछा गया है ये जो क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना आपके ये। तो यहाँ पर हम डिफरेंस की बात करेंगे ट्रेनिंग वर्सेस एजुकेशन की। ट्रेनिंग जो है लर्न करते हैं जहाँ पर हम जॉब स्पेसिफिक के रिगार्डिंग कासा होता है यहाँ पे CASAS। तो इनकी जो फुल फॉर्म है वो भी आप याद कर लेना क्योंकि कई बार फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है और अगर आप लिखते हो तो बड़ा इफेक्टिव लगेगा पेपर के अंदर। पेपर को जितना आप क्रिएटिव तरीके से लिख के आओगे, जितना आप लॉजिकल और फैक्चुअल तरीके से लिख के आओगे उतना ही पेपर आपका इफेक्टिव रहेगा। पहले क्या चीज़ लिखनी है, जैसे कि अभी हम सीरीज वाइज कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे पर्टिकुलर क्वेश्चन का मैं आपको बता रही हूँ कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन की स्टार्टिंग कैसे करनी है, किस तरीके से आपको पॉइंट्स लिखने हैं, किस तरीके से आपको ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं, फिर आपको किस तरीके से एंडिंग करनी है क्वेश्चन की। तो यही सब बातें होती है जो आपके क्वेश्चन को जो है एक जो क्वेश्चन है प्रॉपर जो आंसर है वो मेंटेन करती है। नेक्स्ट देखिए, जैसे एक्वाइजेशन ऑफ नॉलेज कैसे हो गया आपका, स्किल ऐसे हो गया और एटीट्यूड ऐसे हो गया। दैट वन रिक्वायर टू अ पर्टिकुलर जॉब, एक पर्टिकुलर जॉब को के टुवर्ड आपका एटीट्यूड क्या होना चाहिए। एंड विल एजुकेशन इज अ लर्निंग जर्नल KSAS दैट मे बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हेल्प इंडिविजुअल इन द जॉब, जहाँ पर जॉब के अंदर हेल्प करती है। एजुकेशन तो एक तरीके से लर्निंग होगी ना, तो जनरली हेल्प कर रही है पर्टिकुलर जॉब के लिए। फर्दर फिर यहाँ पे ट्रेनिंग के पॉइंट्स बता दिए। ट्रेनिंग के अंदर अपॉर्चुनिटी मिलती है लर्निंग की, इट्स अ टाइम स्पेसिफिक, एवरी ट्रेनिंग शुड आइडियल रिजल्ट इन डेवलपमेंट। और फिर अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं यहाँ पे, क्योंकि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कंस्ट्रक्ट एज फॉलो बता रखे हैं यहाँ पे कि किस तरीके से हम कह सकते हैं। तो ट्रेनिंग के कुछ पॉइंट्स यहाँ पे बता दिए, कुछ डेवलपमेंट के यहाँ पे पॉइंट्स बता दिए। आउटकम, डेवलपमेंट जब हो जाती है तो वो लर्निंग का ही तो आउटकम होता है ना। लाइक मान लीजिए आपने कुछ सीख लिया है और सीखने के बाद जो आउटकम आता है वो क्या हुआ, डेवलपमेंट हुई उसमें आपकी। और इट इज़ अ कंटिन्यू नेवर एंडिंग लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। डेवलपमेंट मे और मे नॉट ऑफ बिकॉज ऑफ ट्रेनिंग, डेवलपमेंट कैन बी एट टाइम बिकॉज नॉन ट्रेनिंग फैक्टर 2, यानी कि ट्रेनिंग के थ्रू हो भी सकती है और नॉन ट्रेनिंग के थ्रू भी डेवलपमेंट हो सकती है। तो ये आपको क्वेश्चन के अंदर थोड़ा बताया गया है, तो ये ध्यान रख लेना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंपेयर फंक्शन HRM एंड HRD, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ओके सो ध्यान से करना है यहाँ पे। HRM का जो फंक्शन होता है वो रूटीन फंक्शन होता है, मेंटेनेंस ओरिएंटेड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, एंड HRM फंक्शन इज सीन एज इंडिपेंडेंट फंक्शन विद इंडिपेंडेंट सब फंक्शन। यानी कि जो HRM है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एक आपका रूटीन का फंक्शन होता है, यानी कि आप मेंटेन करते हो, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस तरीके से रिसोर्सेज को मेंटेन करते हो, वो सारा आ जाएगा आपका HRM के अंदर। थर्ड पॉइंट क्या बताया गया है, HRM फंक्शन रिगार्डिंग एज मैनली रिएक्टिव फंक्शन। क्या होता है आपका रिएक्टिव फंक्शन? रिएक्टिव का मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन डिमांड कर रही है कोई भी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए, और उसके बाद आप सिखाते हो वो पर्टिकुलर टास्क, वो तो आपका रिएक्टिव, यानी कि कोई एक्शन होने के बाद जब आप रिएक्ट करते हो, दैट इज अ रिएक्टिव फंक्शन। आपको लर्न करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज अ रिएक्टिव फंक्शन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट करते हैं हम फिर। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सपोज टू द एक्सक्लूसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पर्सनल डिपार्टमेंट। एक्सक्लूसिव का मतलब होता है वहाँ पर बताई जाती है कि पर्टिकुलर आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। HRM का नैरो व्यू रहेगा आपका, अगर स्कोप की बात करते हैं तो नैरो रहता है। एम रहेगा ओनली एट डेवलपिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग पीपल, जो लोग ओनली वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रही हैं, ओनली उन्हीं के ऊपर फोकस करना, उन्हीं की डेवलपमेंट करना। HRM फंक्शन कंसीडर सैलरी, इकोनॉमिक रिवॉर्ड, जॉब सिंप्लीफिकेशन, जॉब स्पेशलाइजेशन, इंपॉर्टेंस, मोटिवेटर्स। ओके इन्हीं को कंसीडर किया जाता है, यही मेन आपके इंपॉर्टेंट फंक्शन रहते हैं HRM के। एंड HRM फंक्शन कंसीडर इम्प्रूव सेटिस्फैक्शन एंड मोरल एज द कोज ऑफ इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस। यानी कि किस तरीके से हम जो एम्प्लॉयज़ का सेटिस्फैक्शन है वो इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे हम एम्प्लॉयज़ के मोरल्स को हाई कर सकते हैं, ये सारे जो फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं ये किए जाते हैं HRM में। अब बात करेंगे हम HRD की। HRD आपका कॉन्टिन्यू डेवलपमेंट फंक्शन है और मेजर अटेंशन करता है। मेजर अटेंशन किसके ऊपर होगी? इम्प्रूविंग द ह्यूमन प्रोसेस। And HRD view of the subsystem of a larger system. This means design of HRD cannot be considered is isolation. Isolation का मतलब होता है अलग अलग कंसीडर नहीं किया जाता या अलग से डिज़ाइन नहीं किया जाता। नेक्स्ट देखिए फिर HRD जो फंक्शन होता है वो आपका प्रोएक्टिव फंक्शन होता है। पहले हम HRM पढ़ के आए हैं, HRM आपका रिएक्टिव फंक्शन था, यहाँ पे क्या होता है ये प्रोएक्टिव फंक्शन होता है, यानी कि पहले से ही प्रिपेयर कर लेना, एम्प्लॉयज़ को पहले से ही अवेयर कर लेना पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए, या कोई भी फ्यूचर के अंदर कोई चैलेंज फेस करने के लिए आप पहले से ही रेडी रखते हो, पहले से ही उनकी डेवलपमेंट करके रखते हो, तो वो आ जाता है HRD के अंदर। एंड HRD का जो एम रहेगा डेवलपिंग द कैपेबिलिटीज ऑफ ऑल लाइन मैनेजर, वेरियस फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए अपने जो लाइन मैनेजर है उनकी कैपेबिलिटी को इंक्रीज करना। HRD का वाइडर व्यू रहता है, वाइडर स्कोप रहता है टोटल ऑर्गेनाइजेशन में। एंड HRD एम्फेसाइज करता है इंपॉर्टेंस ऑफ हायर नीड इन मोटिवेटिंग इंडिविजुअल। consider informal organization, autonomous work group, job enrichment, job challenges and creativity main motivating force। ये सारे जो फंक्शन है या इन सारे जो फंक्शन है इनके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है। HRD कंसीडर इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस एज द कोच एंड इम्प्रूव सेटिस्फैक्शन एंड मोरल एज अ रिजल्ट। यानी कि जो HRD है वो कंसीडर करता है परफॉर्मेंस को, हमें किस तरीके से एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना है, उनके सेटिस्फैक्शन को इम्प्रूव करना है और उनके मोरल्स को हाई करना है। तो ये आपके बेसिक से डिफरेंस है HRM के और HRD के, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेंगे आपके। इसके अंदर से ये नहीं है कि आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि कौन सा करें, सारे ही आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिलेक्ट करके मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन जो सीरीज़ है वो करवा रही हूँ। देखिए 10th क्वेश्चन हम करते हैं, डिस्कस वेरियस एप्लीकेशन ऑफ जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस के बारे में डिस्कस करना है आपको यहाँ पे कि जॉब एनालिसिस जो एप्लीकेशन है वो ज़रूरी क्यों है, वो हेल्पफुल क्यों रहती है। जॉब एनालिसिस इज़ वेरी यूजफुल और अप्लाइड इन अ फॉलोइंग फील्ड, यानी कि इन फील्ड के अंदर काम आएगी, तभी हम बता पाएंगे ना कि कहाँ पर एप्लीकेबल होती है, या एप्लीकेशन का मतलब होता है कहाँ पर अप्लाई होती है आपकी जॉब एनालिसिस। नंबर 1 तो यहाँ पे आएगा आपका
ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन। जब आप ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन कर रहे हो, ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन का मतलब है जहाँ पर आप जॉब का क्लासिफिकेशन कर रहे हो, इंटर रिलेशनशिप अमंग ऑफ देम, तो वहाँ पर जॉब एनालिसिस करना ज़रूरी हो जाता है, जहाँ पर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिवाइड कर रहे हो, टास्क को डिवाइड कर रहे हो, और आप सोच रहे हो कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम हो रहा है उसके अंदर डिप्लीकेशन ना हो, ओवरलैपिंग ना आए। ओवरलैपिंग का मतलब होता है एक ही काम को दोबारा से करना, यानी कि ये जो सारे चांसेस है वो कम हो जाए। तो इसके लिए ज़रूरी होता है जॉब एनालिसिस करना, जॉब एनालिसिस करके ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन को प्रिपेयर करना। देन है रिक्वायरमेंट एंड सिलेक्शन। जॉब एनालिसिस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द टास्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉलेज एंड स्किल रिक्वायर फॉर अ जॉब। अब सिलेक्शन आप किस एम्प्लॉय का होता है, यानी कि जो हमारे जॉब प्रोफाइल को फुलफिल करे, जो भी जॉब होल्डर है वो जॉब प्रोफाइल को फुलफिल करे कि उसकी जॉब के लिए क्या नॉलेज की रिक्वायरमेंट है, क्या स्किल की रिक्वायरमेंट है, तभी उसका सिलेक्शन होता है ना। ओके, तो ये आपका जॉब एनालिसिस जो है वो रिक्रूटमेंट के लिए, सिलेक्शन के लिए भी हेल्पफुल रहता है। नेक्स्ट आता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। जॉब एनालिसिस डिटरमाइन परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड ऑफ जॉब, सो एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड विद द स्टैंडर्ड सेट। जो स्टैंडर्ड सेट किया जाता है उसके साथ कंपैरिजन करने के लिए हम पढ़ के आए हैं, पहले भी हमने क्वेश्चन किया परफॉर्मेंस अप्रेजल का, यानी कि आप किस तरीके की जो परफॉर्मेंस है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर परफॉर्म कर रहे हो उसको एनालाइज करना, तो उसके लिए जॉब एनालाइज करना ज़रूरी होता है। देन आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के लिए। आप ट्रेनिंग और डेवलपमेंट किस बेसिस पर देंगे, क्या आप पर्टिकुलर जॉब को सही तरीके से परफॉर्म कर रहे हो। अगर आप सही तरीके से परफॉर्म कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं है ट्रेनिंग की नहीं कर पा रहे हो, और वो नहीं कर पा रहे हो तो वो किससे पता चलेगा, जॉब एनालिसिस से पता चलेगा, तो वहाँ पर भी ज़रूरी होता है। नंबर 5 इज अ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। जॉब एनालिसिस इज एसेंशियल एलिमेंट इफेक्टिव ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के लिए भी आपको जॉब एनालिसिस करने की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि जॉब एनालिसिस करके ही तो आप क्या कर पाओगे, आप पता कर पाओगे कि आपको किसके रिगार्डिंग प्लानिंग करनी है और किस पर्टिकुलर जॉब की आपको प्लानिंग करनी है। देन आता है आपका हेल्थ एंड सेफ्टी के रिगार्डिंग। जॉब एनालिसिस करते हो आप हेल्थ एंड सेफ्टी के रिगार्डिंग कि कोई भी जो पर्सन है, कोई जो एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा है उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है वर्किंग कंडीशन में, तो वो भी आप पता करते हो जॉब एनालिसिस के थ्रू। नंबर 7 आता है जॉब इवेल्युएशन। जॉब इवेल्युएशन होता है जॉब एनालाइज करना, वर्थ ऑफ डिफरेंट जॉब आर डिटरमाइन। जॉब इवेल्युएशन का मतलब होता है वर्थ ऑफ द जॉब, आपके जॉब की वर्थ क्या है, तो एट दैट टाइम हम क्या करेंगे, जॉब को एनालिसिस करेंगे। एंड 8th पॉइंट है लेबर रिलेशन। लेबर रिलेशन के अंदर हम पढ़ते हैं कि अगर कोई भी कन्फ्लिक्ट हो जाता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, like information obtained through the job analysis is helpful both management and trade union for collective bargaining, and it is very helpful to resolve disputes and grievance oriented and इन द वर्क प्लेस। कोई भी अगर डिस्प्यूट्स हो जाता है उसकी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए भी जॉब एनालिसिस करना ज़रूरी हो जाता है, जो कि आपका लेबर रिलेशन के अंदर आता है। सो आज के लेक्चर के अंदर हमने 10 क्वेश्चन को डिस्कस किया है, और आपको ये लेक्चर कैसे, थैंक यू एवरीवन।